हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स की बात की थी। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा पर हमने ध्यान केंद्रित किया था। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र का इतिहास। अर्थशास्त्र का इतिहास कितना पुराना है, इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपसे निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। यदि आपके सहपाठी कोई पढ़ने वाले हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। चलिए अपने लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है अर्थशास्त्र का इतिहास। अर्थशास्त्र का इतिहास कितना पुराना है? सबसे पहली बात है, अर्थशास्त्र का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का इतिहास। जब से मनुष्य जाति का जन्म हुआ है तब से ही अर्थशास्त्र का भी जन्म हुआ है। विभिन्न कालखंडों में अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं अवधारणा अलग अलग रही है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग जो है अर्थशास्त्र की प्रकृति रही है। किसी टाइम अर्थशास्त्र की प्रकृति कोई और रही है और आधुनिक काल में अर्थशास्त्र की प्रकृति कुछ और रही है। तो हमें सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र का जो है कौटिल्य का ग्रंथ मिलता है। कौटिल्य मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था, जिसने कि अर्थशास्त्र लिखा था, जो कि लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा गया। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ का संदर्भ धन से लिया गया। किससे? अर्थ का संबंध जो है धन से लिया गया है। किसने? कौटिल्य ने जो है। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र है हमारे पास, जिसमें कि इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या कहा कि अर्थ का शाब्दिक अर्थ जो है धन से लिया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधुनिक अर्थशास्त्र जैसा नहीं था। उसका अर्थशास्त्र था जिसमें सैनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्र व विदेशी संबंध का समग्र उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मिलता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र में क्या है? पूरा उल्टा है। आधुनिक अर्थशास्त्र में हम बात करते हैं कि देश की जीडीपी वगैरह, एनडीपी वगैरह क्या होगी। लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, इसमें सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक व विदेशी संबंध का समग्र उल्लेख मिलता था। लेकिन आज ये सारी कुछ अलग अलग है। राजनीतिक अलग है, आर्थिकी तो अभी भी हमारे पास अर्थशास्त्र में है, लेकिन विदेशी संबंध हमारे पास ये राजनीतिक का एक पार्ट आ जाता है। लेकिन कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था उसमें इसमें समग्र समग्र उल्लेख इसी में मिलता था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मैंने कहा ना कि मतलब कि हर टाइम के हिसाब से अर्थशास्त्र चेंज होता गया है। अलग अलग प्रकृति और अवधारणाएं आती गई है टाइम के हिसाब से। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख कथन जो है क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के जनक। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक जो है पीवी नरसिम्हा राव। किसे? पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक पीवी नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है। और उदारीकरण का जनक किसे? उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 1991 में जो है वित्त मंत्री थे। कब? 1991। 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव जी जो है प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है हमारे जो है वित्त मंत्री थे। इसीलिए इन्होंने एलपीजी मॉडल अपनाया। एलपीजी मॉडल अपनाए, जिससे कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है किसी का? भारतीय अर्थशास्त्र का जनक पीवी नरसिम्हा राव और उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख कथन जो है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान। कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र को विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न चीज़ों से पुकारा है। जैसे कि रॉबिन्स ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है। किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स महोदय कहते हैं। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये मार्शल कहते हैं। कौन? जॉन मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। ये भी कौन कहते हैं? रॉबिन्स साहब जी कहते हैं।
क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, ना कि निंदा करना। अर्थशास्त्र किसी की निंदा नहीं करता है, बल्कि उस चीज़ों का विश्लेषण करता है। किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा। अब बात करते हैं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह शब्द कौन कहता है? एडम स्मिथ, जिसे कि अर्थशास्त्र का जनक भी किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब बात करते हैं विभिन्न पुस्तक जो है विभिन्न राइटरों के द्वारा लिखा गया, जैसे कि द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, मैंने आपको बताया द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किसने लिखी? एडम स्मिथ जी ने लिखी 1776 में। कब? 1776 में एडम स्मिथ ने लिखी। दास कैपिटल 1867 में जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा। प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा। द थ्योरी ऑफ मॉरल स्टेटमेंट एडम स्मिथ ने लिखा। प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी थॉमस माल्थस ने लिखा। ये विभिन्न राइटर है जिन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी गई है। आप इन्हें एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी पुस्तक है और किस राइटर ने लिखी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे पॉज कर रहा हूँ थोड़ा देर के लिए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ को कहते हैं, और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक पीवी नरसिम्हा राव जी को कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ जी ने जो है द बुक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखा गया था, जिन्होंने धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था किसे? इकोनॉमिक्स को। अर्थशास्त्र के प्रकार। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थशास्त्र के प्रकार, या नियंत्रण के आधार पर हम अर्थशास्त्र के प्रकार बोल सकते हैं। पूंजीवादी, साम्यवादी व मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर विकसित, विकासशील व अल्प विकसित। संसाधन के आधार पर कृषि, उद्योग या सेवा। वैश्विक संबंध के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। अब हम इनके बारे में विस्तृत जो है डिस्कस करते हैं, एक डीप डिस्कशन करते हैं। किसके? अर्थशास्त्र के प्रकार। ये तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिए, अब इनके बारे में डीप डीप डिस्कस करते हैं। चलिए आप वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से दबाइएगा। अब हम बात करते हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसके आधार पर? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास के आधार पर अब सबसे पहले विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो व समुचित उपयोग हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर्याप्त मात्रा में हो और समुचित उपयोग हो सके। उत्पादन के साधन क्या क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यम। यह है उत्पादन के साधन। उत्पादन के 4 साधन हैं, और उत्पादन के साधन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और समुचित उपयोग हो, इसका एक अच्छे ढंग से उपयोग हो। ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे कि उद्योग का स्तर ऊंचा हो, उद्योग हाई इंडस्ट्रियल एरियाज हो, तृतीय क्षेत्र की प्रधानता हो। तृतीय क्षेत्र क्या होता है ये आप आगे आपको पता चलेगा, जिसमें सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं। तृतीय क्षेत्र की प्रधानता अधिक हो। राष्ट्रीय आय का स्तर उच्च हो। प्रति व्यक्ति आय की अधिकता हो। जीवन स्तर उच्च हो। ऐसी अर्थव्यवस्था, जो देश इस कैटेगरी में आते हैं उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जिसमें संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, उपलब्ध हो और समुचित उपयोग हो। जैसे कि औद्योगिकरण का स्तर ऊंचा हो, तृतीय क्षेत्र की प्रधानता अधिक हो, राष्ट्रीय आय उच्च हो, प्रति व्यक्ति आय की अधिकता हो, जीवन स्तर उच्च हो। तो ऐसी ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है।
अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं बात करते हैं उन देशों की, जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। ये सारे देश डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड है। और अपना देश भारत क्या है, विकासशील देश है। विकासशील देश है हमारा देश भारत, विकासशील देश है। अब बात करते हैं विकासशील देश क्या होते हैं। विकासशील देश ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास के आधार व साधन मध्यम या कम मात्रा में उपलब्ध हो, मिडिल मात्रा में उपलब्ध हो, मध्यम मात्रा में उपलब्ध हो, जीवन प्रत्याशा मध्यम हो, उद्योग का स्तर मध्यम हो, द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में यहाँ के लोग संलग्न रहते हैं, प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है मध्यम हो, जीवन स्तर मध्यम हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे भारत, हमारा देश भारत एक विकासशील देश है क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है मध्यम स्थिति की है, लोगों का जीवन स्तर जो है मध्यम स्तरीय क्या है, लोगों को अच्छी हेल्थ नहीं मिल पा रही है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, इसीलिए उनका जीवन स्तर क्या है, मध्यम है। जहाँ उच्च वर्ग का होगा वो देश जो है डेवलप्ड कंट्री या विकसित इकोनॉमी कहलाएंगे। अब बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था इन देशों में विकास के आधार व साधन नगण्य होते हैं। नगण्य मतलब कि बहुत कम होते हैं। जैसे कि जीवन प्रत्याशा बिल्कुल एकदम निम्न होगी, और जो है जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बिल्कुल एकदम निम्न होगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, अल्प विकसित देश, जिसमें कि जीवन स्तर बिल्कुल निम्न हो। अब बात करते हैं वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। वैश्विक संबंध के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, बंद इकोनॉमी व खुली, ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। हम किसी दूसरे देश के साथ आयात या निर्यात कर सकते हैं, उसे खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी भारत में ओपन इकोनॉमी कब किया गया, 1991। नई औद्योगिक नीति 1991 के बाद जो है भारत में ओपन इकोनॉमी ओपन किया गया, ओपन किया गया। और बंद इकोनॉमी कब थी, 1991 से पहले। 1991 से पहले जो है हमारे पास जो है इकोनॉमी कैसी थी, बंद इकोनॉमी, जिसमें कि किसी बाहरी देश से आयात या निर्यात नहीं होते थे, बल्कि अपने ही देश के सीमा में जो भी उत्पादन होते थे वही उत्पादन जो है उसी का यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या है, अब खुली अर्थव्यवस्था है तो हम किसी देश को अपनी चीज़ों को निर्यात कर सकते हैं, और किसी बाहरी देश से हम जो चीज़ हमारे यहाँ महंगी है हम उसे आयात कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया किसके बाद, नई औद्योगिक नीति 1991 के बाद, जिसके बाद से हमारे देश में नई आर्थिक नीति आई, और जो व्यापार था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बढ़ावा दिया गया, और जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुए हैं। और पीवी नरसिम्हा राव उस समय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे वित्त मंत्री थे, कब, 1991 के दौरान। अब बात करते हैं राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसके, राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अब बात करते हैं 3 प्रकार के हैं, पूंजीवादी, समाजवादी व मिश्रित। अब बात करते हैं कि भूमिका के आधार पर, सरकार की भूमिका के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे पहले प्रकार है पूंजीवादी या बाजारी अर्थव्यवस्था। कौन सी, पूंजीवादी या बाजारी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्टिक
इकोनॉमी, इसे क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन मैंने आपको बताए, भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीकी, पर किसका हस्तक्षेप होता है? बाजार या निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है तथा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किसी निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें सोशल वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि निजी लाभ के लिए जो है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के साधनों पर पूर्ण तो अधिकार जो है निजी क्षेत्र का ही होगा और निजी लाभ के लिए हमेशा कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। यह उदार कैसे कहेंगे? उदार क्यों कहते हैं? उदार यानी कि इसमें एक व्यक्ति उदार होता है, वह चाहे तो किसी वस्तु का कितना भी उत्पादन कर सकता है और कितना भी कुछ कर सकता है। वो डिपेंड करता है निजी व्यक्ति का स्वामित्व। अगर सरकार के अंडर में रहता तो सरकार का नियंत्रण रहता। इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता, बल्कि खुद का स्वामित्व होता है और खुद के डिसीजन से जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकता है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार का जो है न्यूनतम नियंत्रण रहता है तथा निजी क्षेत्र का अधिकार प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है। निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है और वह कुछ भी कर सकता, मतलब कि कितना भी चाहे वह प्रोडक्शन कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर जो है आधारित होता है। जितनी बाजार में मांग होगी और जितनी बाजार में मांग होगी उतनी ही सप्लाई होगी। यदि बाजार में डिमांड 550 वस्तु की है तो सप्लाई भी 50 ही वस्तु होंगे। इसमें जो है प्रोड्यूसर जो है जितनी मांग है उतना ही जो है वस्तु का प्रोडक्शन करता है। जितनी मांग है उतनी ही वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है और उतनी ही इस वस्तु की पूर्ति होगी। इसीलिए यह अर्थव्यवस्था जो है मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। अब बात करते हैं, सर्वप्रथम अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और इसका विचार सबसे पहले कहाँ से आया है? इसके अगर विचार की बात करें, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने दिया। किसने? एडम स्मिथ ने। स्कॉटलैंड के जो है अर्थशास्त्री कौन? एडम स्मिथ जी द्वारा जो है इसका विचार दिया गया पूंजीवादी। इस अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने जो है द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में दिया गया है। वर्णन किसमें है? सर्वप्रथम वर्णन जो है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक में जो है इस अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें अहस्तक्षेप का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। किसका? अहस्तक्षेप। यह अहस्तक्षेप तो होगा ही, क्योंकि इसमें निजी स्वामित्व होता है, निजी व्यक्ति का ही पूरा अधिकार होता है और मांग और पूर्ति पर यह जो है अर्थव्यवस्था चलती है। यह पूर्ण तो उदार होती है। उदार मतलब कि स्वतंत्र होती है। किसके प्रति? इसमें स्वतंत्र जो है निजी व्यक्ति के हाथों में स्वतंत्र होती है। वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है और कितना क्या करना है, वही डिपेंड करेगा निजी स्वामित्व पर। अब बात करते हैं, इस अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा तथा वर्ग संघर्ष बना रहता है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रहता है, प्रत्येक क्षण पर कंपटीशन रहता है। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन रहता है। कि यदि देखते हैं ना हम बाजार में कि बाजार में कंपटीशन
कंपटीशन लगा रहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को 10 रुपये में दे रहा है, वहीं पर सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति सेम चीज़ को जो है 8 रुपये में दे रहा है, तो हम 8 रुपये में ख़रीदना अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ हमें कम दाम पर जो है दूसरा आदमी हमें दे रहा है, तो हम कुछ पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में जो है प्रतिस्पर्धा चलती है या कंपटीशन चलता है। तो अब हम बात करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन पर जो है सरकार या समाज का अधिकार होता है। उत्पादन के संसाधन मैंने जैसे आपको बताया, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम उत्पादन के 4 संसाधन हैं। इस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व ना होकर के बल्कि सरकार और समाज का जो है अधिकार होता है। किस पर? उत्पादन के साधनों पर। अब बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था को जो है हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का अर्थ समझिए यहाँ पर कि केंद्र के नियंत्रण में होता है। केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। और नियोजित का अर्थ है कि इसमें योजनाबद्ध तरीके से जो है अर्थव्यवस्था को केंद्र सरकार योजना बनाती है और उस योजना पर कार्य किया जाता है। अधीनस्थों के माध्यम से उस योजना पर जो है कार्य किया जाता है, इसलिए इसे नियोजित या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लाभ कमाना, निजी लाभ के लिए जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था निजी लाभ, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था जन कल्याण करना है। आपको आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं यह अर्थव्यवस्था समाज की आवश्यकता और प्राथमिकताओं। अब बात करते हैं जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या थी? मांग और पूर्ति पर, मांग व पूर्ति पर जो है डिपेंड करती थी। अब ये अर्थव्यवस्था क्या करती है? ये अर्थव्यवस्था जो है समाज की आवश्यकता क्या है, प्राथमिकता क्या है, उस पर वस्तु और सेवाओं का जो है प्रोडक्शन होगा। वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन किस बेस पर होगा? समाज की आवश्यकता व प्राथमिकता पर निर्भर करता है। यह अर्थव्यवस्था मांग व पूर्ति पर आधारित नहीं होता है। जैसे कि हमारी पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था जो है किस पर बेस्ड थी? मांग और पूर्ति पर। यह जो है समाज की आवश्यकता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करती है। समाज की आवश्यकता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करती है। इसमें समाज उत्पादन, आपूर्ति, कीमत का निर्धारण समाज कल्याण को ध्यान में रख करके किया जाता है। कीमत का निर्धारण, अब जो है कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था में क्या होता था कि कीमत का निर्धारण जो है निजी व्यक्ति करता था, लेकिन यहाँ समाज की उत्पादन व आपूर्ति, कीमत का निर्धारण कौन करेगा? समाज करेगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को जो है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और अब बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था का विचार सबसे पहले जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है इस अर्थव्यवस्था का विचार दिया गया। कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल जो बुक है कार्ल मार्क्स की, उसमें इस अर्थव्यवस्था का जो है इस अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है। किसमें? दास कैपिटल में। अब बात करते हैं सोवियत रूस ने 1917 में लेनिन की क्रांति से समाजवादी की स्थापना हुई। कब? 1917 के लेनिन की क्रांति से जो है समाजवाद की स्थापना हुई। अब बात करते हैं समाजवाद कौन कौन से? रूस, चीन, वियतनाम आदि इन देशों में जो है समाजवाद देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? हमारे भारत जैसे देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जो है
मिलकर कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र भी कार्य करता है और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों का ही अस्तित्व होता है, दोनों मिल कर के कार्य करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप कह सकते हो पूंजीवादी व समाजवादी का मिश्रित रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसका? पूंजीवादी व समाजवादी का जो है मिश्रित रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही जो है मिलकर के कार्य करते हैं, दोनों का अस्तित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था का सिद्धांत ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया। किसने? जॉन मेनार्ड किन्स। ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। इन्होंने कौन सी अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र मिलकर के जो है कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि एक पॉइंट नोट करना कि 1990 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था तो थी, लेकिन जो स्वरूप था वो समाजवादी था, समाजवादी ज़्यादा था। मतलब कि ज़्यादातर जो है सरकार इसको नियंत्रण करती थी कि कितना उत्पादन हो, कितना क्या हो, ये सभी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था इस मोड़ पर आ गई 1990 के दशक में। 1990 के दशक में ऐसी स्थिति आ गई कि भारत के पास केवल एक सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। केवल एक सप्ताह के लिए जो है विदेशी मुद्रा बची थी, जो कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बदतर स्थिति हो गई थी। तब क्या किया? तब 1990 के दशक में जो है कहीं कार्य किए गए। किसके? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार उस समय जो है हमारे देश में थी। इन्होंने 1990 में कई कारणों से एलपीजी मॉडल अपनाया। किसने? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इन्होंने एलपीजी मॉडल अपनाए, जिसमें एल का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी प्राइवेटलाइजेशन, निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन। ये जो है 3 मॉडल अपनाए, जिसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 उदार किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है उदार किया गया। इसमें मतलब खुली अर्थव्यवस्था चलाया गया। भारतीय जो है उद्योगों का निजीकरण किया गया, निजी हाथों में सौंपा गया, ताकि भारतीय उद्योगों का जो है विकास हो सके। वैश्वीकरण किया गया। अब बात करते हैं जहां इसमें सरकार की भूमिका को कम करके निजी क्षेत्रों की भूमिका को अधिकता दी गई। वास्तव में आज की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का योगदान अधिक है। आपको पता है कि आज की क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक है, परंतु यह सब सरकार के नियंत्रण में रह करके ही कार्य करते हैं। निजी नियंत्रण में तो है, लेकिन निजी क्षेत्र तो है, लेकिन यह सब सरकार के नियंत्रण में रह करके ही कार्य करते हैं। वह निजी क्षेत्र इन योजनाओं के लिए कार्य करती है। सरकार योजना बनाती है और निजी क्षेत्र जो है सरकार की योजनाओं के लिए काम करती है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहना उचित नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है मिश्रित कहना उचित नहीं है, बल्कि इसे बाजार नियोजित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। बाजार नियोजित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। भारत में 1990 से पहले जो है बंद अर्थव्यवस्था थी। कब? 1990 से पहले, 1990-91 से पहले जो है भारत में बंद अर्थव्यवस्था थी, तथा 1990 के पश्चात जो है भारत में अर्थव्यवस्था खुली कर दी गई। ओपन इकोनॉमी की गई। और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय इन मॉडलों को अपनाया गया।
इसी समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे वित्त मंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आई होप कि आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने बात की समाजवादी, मिश्रित और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, और बहुत सारे टॉपिक को आज हमने कवर करने की कोशिश की। आई होप कि आप सभी को टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर से दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।